हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के वीडियो लेक्चर की। क्लास 11 का सीरीज चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अब तक 5 पार्ट आ चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे वहीं से जहां हमारा वीडियो लेक्चर एंड हुआ था, और हमने उसमें पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक या फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि इन्हीं के बीच में कुछ और ऐसी एक्सपेरिमेंट हो चुके थे जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। या हम लोग आज इसी में पढ़ेंगे कि मोजले का एक्सपेरिमेंट क्या था और किस तरीके से उन्होंने एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बारे में बताया। उसके साथ साथ अगर टाइम मिला तो आज हम लोग शुरू कर देंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुरुआत हो सकता है आज का। पर हाँ, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन लोगों ने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो ये काम जरूर कर लें। इससे होगा क्या कि आपको चैनल की सारे लेटेस्ट अपडेट अपने आप ही मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपना हेडिंग चलेगा फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये वीडियो कंटिन्यू है, पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 पे आप आ जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा अपना फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो अब भाई अभी तो ये मॉडल फेल हो चुका है। अभी मॉडल फेल क्यों हुआ तो आप अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर देखेंगे तो वहां हमने एक बात हिंट किया था। इन्होंने बताया था कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड में ढेर सारे क्या है ऑर्बिट पॉसिबल है। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर रिवोल्यूशन करता है या सर्कुलर रिवॉल्व करता है। तो वहां पर एक क्वेश्चन उठा था भाई कि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो उसकी तरफ झुक जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन बाद में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका यूज इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन में करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ड्रॉबैक क्या था। अच्छा, ये बात जो उन्होंने बोला इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था कि हाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूव करके बताया कि हाँ ऐसा होगा। ठीक, उन्होंने बोल दिया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उस समय एक क्वेश्चन दिमाग में तब आया जब एक वेल प्रूफ थियरी पहले से अपने पास थी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल थियरी। तो मैक्सवेल थियरी से जब इसको कोरिलेट कराया गया तो ये क्या हो गया, फेल कर गया। आइए देखते हैं पहले मैक्सवेल थियरी क्या है। तो देखो भाई, मैक्सवेल थियरी है, मैक्सवेल थियरी क्या बताती है, मैक्सवेल थियरी बताती है एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल when एक्सिलरेटेड, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या हो, एक्सिलरेटेड हो। एक्सिलरेटेड का मतलब क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो जब एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सिलरेटेड then it emits रेडिएशन। ये क्या करेगा, लगातार रेडिएशन इमिट करेगा एंड लूज एनर्जी, और एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। पहली बात क्या करेगा, इमिट्स रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। आप देखो, अगर इनके मॉडल को देखा जाए, रदरफोर्ड के मॉडल को, क्या था भाई, इनके मॉडल में क्या था, एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या थे, ऑर्बिट पॉसिबल थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है। अब ये चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करेगा तो ये भी क्या करेगा भाई, ये भी एक्सिलरेटेड है, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। ये भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो जब रिवॉल्व करेगा तो ये भी क्या करेगा, इमिट्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन इमिट करेगा तो क्या होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी। भाई आप समझो, अगर कोई आदमी बिना खाए लगातार काम करेगा तो कब तक काम करेगा, जब तक उसके पास क्या नहीं एनर्जी
और जैसे उसकी एनर्जी कम होती है वो काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये रिवॉल्व करेगा लगातार तो क्या होता है, इसकी एनर्जी लूज होती जाएगी, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो एक समय ऐसा रहेगा इसके पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहेगी जितने से ये रिवॉल्व कर सके। ये क्या होगा, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। देन तब क्या होगा, देन एटम इज डिस्ट्रॉय, एटम इज डिस्ट्रॉय। एटम क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो एटम हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त। तो यहाँ जो ड्रॉबैक सबसे पहला आया, जो इनका ड्रॉबैक, आप ड्रॉबैक में या फेलियर में जो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे वो ये लिखोगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल cannot explain about the stability of an atom, वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, जबकि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। भाई आप देखो ये जब तक एनर्जी तब तक तो काम करेगा, जैसे इसकी एनर्जी खत्म होगी, एनर्जी खत्म होनी है अगर आप इस मैक्सवेल थियरी को रिलेट कराएंगे, क्योंकि ये थियरी रिलेट इसलिए कराएगी क्योंकि ये वेल प्रूफ थियरी थी, इसलिए इसको इससे रिलेट कराया गया। और जब इसको रिलेट कराया गया तो ये थियरी क्या हो गई, इनका फेल हो गया। भाई ये क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, और कोलाइड कर जाएगा तो हमारा एटम क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब एटम की एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि एटम एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो ये होगी इनके ड्रॉबैक में। दूसरी बात क्या है कि, दूसरी बात ये है कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल cannot explain about line of spectrum, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में ये थियरी कुछ नहीं बता पाती अच्छे से। भाई स्पेक्ट्रम का मतलब आप ऐसे समझ, अभी मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्पेक्ट्रम को समझ लो, बीम ऑफ लाइट, या आप इसको बोल सकते हो बैंड ऑफ लाइट। जैसा आप जानते हो प्रिज्म क्या होता है, जब प्रिज्म से आप क्या करते हो, ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब आप व्हाइट लाइट पास करते हो जब इस प्रिज्म से, और देखते हो 7 टाइप के डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, 7 टाइप के डिफरेंट कलर, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ऐसा यहाँ पर भी किया गया कि मान लो भाई जब अलग अलग गैसेस के थ्रू व्हाइट लाइट पास कराई गई, तो कुछ गैसेस में किसी कलर का ज्यादा रेंज दिखता था तो किसी कलर का कम, कुछ में दूसरे कलर का ज्यादा रेंज तो दूसरे कलर का कम, या कुछ का रेंज होता ही नहीं था। तो ये सब क्यों हो रहा था उसके बारे में थियरी कुछ नहीं बता, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके क्या ड्रॉबैक, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, जहां पर इनकी कमियों को दूर करने की कोशिश की गई, ठीक है। ये नोट करिए। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ लेते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल के पहले कुछ चीजें और पढ़नी है। जैसे अपने को पढ़ना है 1895 के अराउंड में डिस्कवरी हुई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे को खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रोंटेंजन। क्या नाम था? रोंटेंजन। 1895 के अराउंड में उन्होंने एक्सरे के बारे में बताया। देखिए एक्सरे की डिस्कवरी क्या थी, सिमिलर जैसे आप लोगों ने कैथोड एनोड की डिस्कवरी पढ़ी थी, उसी तरीके से कुछ डिस्कवरी किसकी थी, एक्सरे। आइए दिखाते हैं आपको कैसा एक्सरे की डिस्कवरी। कुछ एपरेटस आपको याद आ रहा होगा, कैसे एपरेटस है जो अभी हम लोगों ने एनोड और कैथोड के डिस्कवरी के थ्रू देखा था, ठीक है। इसमें क्या किया गया भाई,
एक तरफ कैथोड लगा दिया गया और दूसरी तरफ क्या लगा दिया गया, एनोड। एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल बना लिएगा और एनोड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या किया गया भाई, जैसे इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कराया गया, जैसे इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कराया गया तो होता क्या था, यहां से कैथोड रेज चलना शुरू कर देती थी जो कि इनविजिबल थी कुछ इस तरीके से। तो रंटेंजन साहब ने क्या कराया, यहां पर एक हैवी मटेरियल रख दिया, हैवी मेटल का मटेरियल बना रख दिया उन्होंने कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या रख दिया, एक हैवी मेटल का बना हुआ मटेरियल रख दिया। अब क्या हुआ, जब और नीचे का यहां पर रख दिए फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया, यहां से निकलने वाली इमिट होने वाली रेज को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हुआ क्या, जैसे ही आकर इस मटेरियल से टकराई सारी रेज क्या हो गई, नीचे जाने लगी। टकराने के बाद सारी रेज नीचे की तरफ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जाने लगी। अब बाद में इसी मटेरियल का नाम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया एंटी कैथोड। इसको क्या बोलेंगे, एंटी कैथोड मटेरियल। अच्छा, अब ये जो रेज निकल रही थी ये कुछ डिफरेंट नेचर की रेज थी, मतलब इस रेज की नेचर और इस रेज के नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अच्छा, इस रेज के बारे में लोगों को कुछ मालूम तो था नहीं उस समय, तो जब अपने कुछ चीजें मालूम नहीं होते, नोन होता है, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, एक्स। इसको क्या मान लिया गया उस समय, एक्स मान लिया गया। और क्या आ रहा था एक्स, ये ढेर सारी क्या थी, रेज थी, तो इसको बोलेंगे एक्स रेज। और ये इतना ज्यादा इसी नाम से फेमस हुआ कि आज भी इसका नाम क्या है, एक्स रेज। ये तो थी डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, कैसे एक्स रेज के बारे में बताया रंटेंजन ने। ठीक है, आप क्लास 12 फिजिक्स में इसको फिर से पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी के लिए आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। यहाँ से डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, जिसके ऊपर काम किया 1930 के अराउंड में, 1913 के अराउंड में मोजले ने। और मोजले ने इस थियरी का, इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब साइंस में या केमिस्ट्री में बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया, जिसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने इसका यूज किया। अब बात करेंगे मोजले का एक्सपेरिमेंट। देखो मोजले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। मोजले का एक्सपेरिमेंट 1913 के अराउंड में आया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां से जो एक्सरेज निकल रही थी, तो ढेर सारे जो वहां पे आपने देखा था एक एंटी कैथोड मटेरियल, ढेर सारे एंटी कैथोड अलग अलग टाइप के मेटल से बने हुए मटेरियल का यूज करके उन्होंने वहां से निकलने वाले एक्सरेज के प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब किया और उन्होंने एक रिलेशन निकाला। और रिलेशन उन्होंने क्या निकाला था कि रूट में v इज इक्वल a z माइनस b, ये एक रिलेशन स्टेबलाइज किया उन्होंने। ठीक है, इस रिलेशन उन्होंने क्या बताया, ये था क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, और a और b क्या है, कांस्टेंट टर्म थे, और इस z का नाम क्या है, एटॉमिक नंबर। इस तरह के एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच उन्होंने एक रिलेशन स्टेबलाइज किया। और यहां से उन्होंने बताया क्या, जो उन्होंने लॉ दिया, जो अपना लॉ बना कर दिया, उन्होंने क्या दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट periodicity to their atomic number, not atomic mass, ये उन्होंने बात उन्होंने बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसी के बेस पे हमारा एमपीटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड है। उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या है, इसको जान लेते हैं। तो देखो भाई एटॉमिक नंबर का अगर डेफिनेशन या एटॉमिक नंबर के बारे में जाना जाए, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन which is present in nucleus, जो कि न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या हो जाएंगे? उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर में क्या, एटॉमिक नंबर जेड बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर तभी होगा एटॉमिक नंबर जब एटम के ऊपर कोई चार्ज न हो, मतलब एटम अपना न्यूट्रल हो। न्यूट्रल केस में दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर। अगर वो न्यूट्रल नहीं तो होता है, अगर वो न्यूट्रल नहीं होता है तो हमेशा क्या करेंगे? प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करेंगे, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता। चलिए ये नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, नया टर्म हो रहा है एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, मैंने अब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ही जानना है, इन सब सारी चीजों से आपको भी कोई काम नहीं है। ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में जान लीजिए। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो भाई एटॉमिक मास का डेफिनेशन देखा जाए, बहुत छोटा सा एटॉमिक मास का डेफिनेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in an atom known as what? Atomic mass। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्लियर हुई बात? एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगा भाई? किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ दीजिए, वही नंबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास से अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो A बराबर क्या आएगा? T प्लस N आएगा। A बराबर क्या आएगा? T प्लस N। अब आप चाहो तो यहाँ से एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन बना सकते हो कि Z बराबर क्या होता है? P होता है, तो आप इसको लिख सकते हो A बराबर Z प्लस N। एक रिलेशन ये भी याद रखिए। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि मोलियर ने किस तरीके से एक्सरे का यूज करके एक रिलेशन डिफाइन किया, जिसके थ्रू उन्होंने एक लॉ दिया, जिस लॉ को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है ये हमने देख लिया। ठीक है, उसके साथ अब कुछ हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि इस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। नोट करिए इसको। चलिए कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। न्यूमेरिकल देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़िए उसे। और अभी जो फार्मूला हमने बनाया उसका यूज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज कर दीजिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिख रहा था कि यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक वेट 238.029। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। उसके एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बताइए। ठीक है, देखिए भाई यूरेनियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है, जो सबसे पहले गिवन टर्म रखे उसको लिखते चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन का। एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है भाई यूरेनियम का? एटॉमिक नंबर डिनोट किससे करते हो आप? जेड से डिनोट करते हो। कितना दे रखा है? 92 दे रखा है। और बड़ी क्वेश्चन में एटॉमिक वेट दे रखा है। एटॉमिक वेट यूरेनियम का दे रखा है। एटॉमिक वेट को किससे डिनोट करते हो? एटॉमिक वेट को डिनोट करते हो कैपिटल ए से। दे रखा है आपका 238.029, तो हम अराउंड इसको 238 लिख देते हैं। ठीक है,
जेड दे रखा है, ए दे रखा है। पूछा क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछा है। अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पता करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, भाई एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई कोई चार्ज की बात नहीं की जा रही है, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, सब टर्म बराबर होंगे। तो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड अगर कितना है भाई, आपका जेड दे रखा है 92, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 92, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 92। भाई दो चीज तो निकल के आ गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने को मालूम पड़ गई। अब क्या जानते हैं हम लोग, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ए बराबर जानते हैं P प्लस एन, P प्लस एन। अब क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू दे रखा है, P की वैल्यू हमने निकाल ली है, एन चाहिए, यहां से n इज इक्वल हो जाएगा क्या, a माइनस पी। अब a माइनस पी कर लेते, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू अपने को मालूम है 238, तो 238 माइनस p की वैल्यू कितनी आई है 92, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा 6 और यहां से आ जाएगा 4, तो 146। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 146। ये हो गया भाई प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन 92 और न्यूट्रॉन कितना है 146। ये हो गया इसका आंसर। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको देखिए। अगर वो हो रहा है आपसे तो उसको करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, एन आयन X माइनस ऑफ एन एलिमेंट हैज 18 इलेक्ट्रॉन एंड मास नंबर 35, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक एनायन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन सेकंड का। एक एनायन है X माइनस, इसके पास दे रखा है 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो भाई इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन 18 है और पूछा क्या है, अच्छा एटॉमिक मास भी दे रखा है, इसका एटॉमिक मास दे रखा है A इज इक्वल कितना 35 दे रखा है, ठीक है एटॉमिक मास। अब क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, n की वैल्यू निकालना है। पहली बात क्लियर करो, जब ये न्यूट्रल रहा हो मतलब एटम के फॉर्म में रहा हो, कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे भाई, एक माइनस, माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक माइनस हो जाएगा तो कितना, एक 18 माइनस 1 इज इक्वल 17। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 17 इलेक्ट्रॉन। और जब एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन की, और ये बराबर होता है एटॉमिक नंबर की। इसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर, मतलब जेड के बराबर। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी भाई 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा 17 प्रोटॉन आ जाएगा, और एटॉमिक नंबर में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। एटम क्लियर हुआ। अच्छा अपने को न्यूट्रॉन चाहिए, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास A इज इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन तो आ चुका है 17, न्यूट्रॉन निकालना है, एटॉमिक मास दे रखा है 35, तो यहां से न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक मास दे रखा है 35 और प्रोटॉन दे रखा है आपका 70, यहां से आ जाएगा कितना 80, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 80 न्यूट्रॉन। ये हो गया इसका सिंपल आंसर। तो आसान आसान क्वेश्चन पे मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक थियरी। डाल लीजिए बोर्स एटॉमिक थियरी। स्टार्ट करते हैं बोर्स।